सभी विद्यार्थियों को संस्कार भारती ऑनलाइन कालांश में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रीतिकाल के महान रीतिबद्ध काव्य धारा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कवि केशवदास के बारे में पढ़ेंगे। कवि केशवदास हिंदी साहित्य में रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्य धारा को आगे बढ़ाने वाले अलंकारवादी और छंद को सर्वाधिक काव्य में महत्व देने वाले एक प्रमुख आचार्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। वे कवि और आचार्य दोनों के रूप में रीतिकाल में प्रसिद्ध रहे हैं। संस्कृत उनकी मूल भाषा रही है और साथ ही साथ उन्होंने अपनी ब्रज भाषा को भी शामिल करते हुए अपनी एक रचना लिखी थी जिसका नाम है रामचंद्रिका। इस रचना के बारे में कहा जाता है कि ये एक रात में लिखी गई थी और लगभग 36 इसके खंड है, 36 खंडों में। और इन्होंने हम ये कह सकते हैं कि ये रीतिकाल की सबसे अधिक, यानी जिस तरह वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी उसी तरह से कवि केशवदास ने रीतिकाल में एक रामायण की महत्वपूर्ण घटनाओं को सार संग्रह के रूप में उसे हमारे सामने रखा है। रीतिकाल के ये कवि जिन्होंने रामचंद्रिका नामक रचना लिखी है, उसकी सर्वाधिक विशेषता है कि उन्होंने संवाद शैली में उस रचना को सर्वाधिक प्रसिद्धता दिलाई है। आज भी कवि केशवदास जो रामचंद्रिका उनकी रचना है, उन रचनाओं में पात्रों की जो भूमिका रही है, जो संवाद शैली में वो वार्तालाप करते हैं, अपने आप में एक अनूठा जो रूप है काव्य का वो प्रदर्शित करते हैं। तो ये जितनी भी विशेषताएं हैं, कौन कौन से संवाद हैं, जो वैसे तो बहुत सारे संवाद है किंतु महत्वपूर्ण संवादों को ही कवि केशवदास ने अपने काव्य में शामिल किया है। वैसे उनके राम के प्रति पूर्ण आस्था रही है, वे राम के परम भक्त रहे हैं और केशवदास ने इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रामचंद्रिका की एक सटीक रचना की है। एक ऐसी रचना है जो पाठकों को सर्वाधिक प्रभावित करती है। तो आइए आज हम हमारे कवि केशवदास की, जो हमारा पहला क्वेश्चन है केशवदास से, वह है कि केशवदास को सर्वाधिक सफलता संवाद योजना के अंतर्गत ही मिली है, वो भी रामचंद्रिका। जो रचना उनकी रामचंद्रिका है, उस रामचंद्रिका के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो किस तरह से हम इसको समझा सकते हैं? संवादों का तो बहुत है, राम संवाद में तो बहुत सारे संवाद आते हैं, जैसे दशरथ विश्वामित्र संवाद, राम या हनुमान रावण संवाद, अंगद रावण संवाद, सीता हनुमान संवाद, सुमति विमति संवाद। तो बहुत सारे ऐसे संवाद हैं जिनका इन्होंने परिचर्चा की है। इन्हीं संवादों के आधार पर इन्होंने ये अपनी रामचंद्रिका की अपनी रचना की है। तो आइए आज हम रामचंद्रिका के इसी संदर्भ में परिचर्चा करते हैं और इसको हल करते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो संवाद के रूप में रामचंद्रिका में देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक हम विशेषताओं के रूप में ये क्वेश्चन है, केशवदास को सर्वाधिक सफलता संवाद योजना में मिली है, रामचंद्रिका काव्य के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, हमें लिखना हिंदी साहित्य में सबसे पहले हिंदी साहित्य में रीति काव्य धारा की रीतिबद्ध परंपरा का पोषण करने वाले रीतिबद्ध परंपरा का पोषण करने वाले
वाले काव्य में बुद्धि चातुर्य एवं कला का नई पहचान प्रदान करने वाले, नई पहचान प्रदान करने वाले बुद्धि चातुर्य एवं कला को नई पहचान करने वाले अलंकार एवं छंदों के माध्यम से काव्य की सृजना करने वाले, काव्य सृजन करने वाले सृजन करने वाले हिंदी रीति परंपरा के हिंदी रीति परंपरा के महान आचार्य एवं कवि केशव दास है। केशव दास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास के लिए कहा है केशव दास के लिए कहा है कि केशव दास महान रचना में संवाद शैली को, केशव दास की महान रचना में, केशव दास की महान रचना रामचंद्रिका में संवाद शैली को प्रमुखता दी गई है। ये बात कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि केशव दास की महान रचना में रामचंद्रिका संवाद शैली को प्रमुखता दी गई है। रामचंद्रिका में संवाद शैली को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। यह रचना केशव दास द्वारा केवल एक रात में लिखी गई है। केवल एक रात में लिखी गई है।
इसमें इसको रीतिकाल की रामायण कहा जा सकता है। रीतिकाल की रामायण, जिस तरह से वाल्मीकि ने रामायण लिखा, तो इसलिए इसको रीतिकाल की रामायण कहा जा सकता है। रीतिकाल का रामायण कहा जा सकता है। केशव ने इस रचना के माध्यम से केशव ने इस रचना के माध्यम से काफी प्रसिद्धि प्राप्त की है। रामचंद्रिका रचना में अनेक संवादों का उल्लेख हुआ है। यानी रामचंद्रिका में अनेक संवादों का उल्लेख हुआ है, जिसमें प्रमुख संवाद के नाम इस प्रकार है। कौन कौन से संवाद है और उन संवादों की क्या विशेषता है? तो जो संवाद है, पहला अगर देखें तो वह लिख सकते हैं, तो वह है जो मुख्य रूप से देखने को मिलता है, वो है सुमति गोमती संवाद। सुमति विमति संवाद। दूसरा है रावण बाणासुर संवाद। रावण बाणासुर संवाद। तीसरा है रावण बाणासुर संवाद। तीसरा राम परशुराम। राम परशुराम लक्ष्मण संवाद। इसके अलावा जो संवाद है वो है राम जानकी संवाद। राम जानकी संवाद। उसके बाद में है राम लक्ष्मण संवाद। राम लक्ष्मण संवाद। उसके अलावा संवाद है राम सुपनका संवाद। शूर्पणखा संवाद। राम सुपनखा संवाद। इसके अलावा सातवां संवाद हम देख सकते हैं सीता रावण संवाद। सीता रावण संवाद। और अगले जो संवाद हैं वह है सीता हनुमान संवाद।
सीता हनुमान संवाद। इसके अलावा 9वां है संवाद रावण अंगद संवाद। हनुमान रावण संवाद। हनुमान रावण संवाद। ये सारे संवाद जो हैं केकई भरत संवाद। क्या? केकई भरत संवाद। केकई भरत संवाद को भी देखा गया है। इसके अलावा दशरथ विश्वामित्र संवाद। विश्वामित्र संवाद। तो ये सारे संवाद हैं। वैसे बहुत सारे संवाद हैं जिनके बारे में बहुत वर्णन ही बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा पड़ जाएगा। फिर भी हम जो महत्वपूर्ण संवाद हैं उनके संवादों के बारे में बात करेंगे। सुमति विमुति संवाद, रावण बाणासुर संवाद, राम परशुराम लक्ष्मण संवाद, राम जानकी संवाद, रावण लक्ष्मण संवाद, राम सुपर्णखा संवाद, सीता रावण संवाद, सीता हनुमान संवाद, रावण अंगद संवाद, हनुमान रावण संवाद, केकई भरत संवाद और दशरथ विश्वामित्र संवाद। इनका क्रम थोड़ा इधर उधर हो सकता है, किंतु ये सारे रामचंद्रिका में इन संवादों का उल्लेख मिलता है कि किस तरह से इन्होंने संवादों में क्या क्या चीजें हैं। ये संवादों का प्रकार है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि संवादों की विशेषताएं। ये तो थे मुख्य संवाद। अब हम लेते हैं संवादों की विशेषताएं। फिर हम प्रमुख संवाद की जो विशेषता है उसको पढ़ेंगे। अब प्रमुख विशेषता कौन कौन सी संवादों की? जो मुख्य रूप से राम रावण संवाद है या अंगद रावण संवाद है, तो इस तरह के जितने भी संवाद हैं उन सभी संवादों को मुख्य रूप से देखा जा सकता है। तो इस तरह से ये संवाद है, अलंकारपूर्ण संवाद है। ये शब्दकोश तो अब सबसे पहले केशव के संवादों की सामान्य विशेषता। पहली हम लोग विशेषता ले तो वो है, पहली विशेषता है संवाद कथा वस्तु को गति देने वाले रोचक संवाद है। रोचक संवाद है, यह है कथा वस्तु से संबंधित। दूसरा है चरित्र चित्रण को उल्लेखित करने वाले, चरित्र चित्रण को उल्लेखित करने वाले संवाद है, जिससे पात्र का चरित्र निकल कर सामने आता है। और तीसरी अगर हम विशेषताओं को देखें तो वह है कथा वस्तु
को पढ़ते समय यदि पाठक ऊब जाए तो संवाद ही पाठकों के लिए संजीवनी काम करता है। कहने का मतलब जब व्यक्ति उड़ जाए तो संवाद ही पाठकों के लिए संजीवनी का काम करता है। संवाद इतने प्रभावी है कि पाठक पूरी रुचि के साथ में काव्य में पाठक पूरी रुचि के साथ काव्य में डूब जाता है। ये सारी विशेषताएं हम ये कह सकते हैं, ये सामान्य विशेषताएं हैं। एक तो संवाद कथा वस्तु को गति देने वाले रोचक संवाद है, चरित्र को लेखित करने वाले संवाद है। तीसरी विशेषता कथा वस्तु को पढ़ते समय यदि पाठक ऊब जाए तो उनकी ऊब को दूर करने के लिए संवाद ही संजीवनी का काम करता है। संवाद इतने प्रभावी है कि पाठक पूरी रुचि के साथ में काव्य में डूब जाता है। ये सारी विशेषताएं हम इस काव्य के रूप में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो इसमें विशेष रूप से देखने को मिलती है। अब देखिए काव्य में मूल रूप से कौन सी विशेषताएं हैं जो मुख्य रूप से देखने को मिलती है। वो विशेषताएं मूल रूप से जो हम कह सकते हैं यानी रामचंद्रिका संवाद की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। रामचंद्रिका की संवाद की मूल विशेषता इस प्रकार है। सबसे पहले लिखो केशवदास की रचना रामचंद्रिका संवाद योजना। केशव की रचना रामचंद्रिका संवाद योजना की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। संवादों की विशेषता को काव्य के आधार पर निम्न रूप में परख सकते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं? तो
पहली है वो विशेषता है प्रश्नोत्तर शैली संवाद। प्रश्नोत्तर शैली संवाद। संवाद का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं कि जहां दो पात्र आपस में बातचीत करते हैं, सार्थक कोई भी बातचीत हो, ये संवाद कहलाता है। दो पात्रों के होने वाले मध्य वार्तालाप को संवाद कहा जाता है। संवाद कैसे होने चाहिए? रोचक होने चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, नाटकता से परिपूर्ण होना चाहिए, प्रश्नोत्तर शैली में होना चाहिए, जिज्ञासा प्रद होना चाहिए। बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो संवाद के रूप में मूल रूप से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है? तो यह है प्रश्नोत्तर शैली संवाद। तो इस प्रकार प्रश्नोत्तर शैली संवाद, प्रश्नोत्तर शैली संवाद में लिखिए ये क्या शैली है कि भाई आपस में एक प्रश्न करता दूसरा उसका उत्तर देता है, तो ये प्रश्नोत्तर शैली कहलाता है। तो लिखिए रामचंद्रिका काव्य में प्रश्नोत्तर शैली को प्रमुखता दी गई है। प्रमुखता दी गई है। प्रमुखता दी गई है। प्रश्नोत्तर शैली के कारण काव्य में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है। यानी प्रश्नोत्तर शैली ने जिज्ञासा बढ़ा दी है कि किस किस के मध्य ये वार्तालाप हो रही है। रामचंद्रिका काव्य में प्रश्नोत्तर शैली को प्रमुखता दी गई है। प्रश्नोत्तर शैली के कारण काव्य में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है। जैसे 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 हनुमान रावण के महल में जाते हैं तो उन्हें बंदी बना लिया जाता है। बंदी बना लिया जाता है। रावण हनुमान के विषय में जानना चाहता है। रावण हनुमान के विषय में जानना चाहता है। हनुमान बड़ी सूझबूझ के साथ रावण को इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देता है। हनुमान बड़ी सूझबूझ के साथ रावण के इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देता है। किस तरह से देता है देखिए। रे कपि कौन तुम? रावण पूछता रे कपि कौन तुम? पूछता है। यह रावण है। रावण पूछता रे कपि कौन?
तो अब अंगद बोलता है, सॉरी हनुमान जी, हनुमान बोलता है, हनुमान दूत अक्ष को घातक, अक्ष को घातक यानी तुम्हारे पुत्र अक्ष को मारने वाला, अक्षय कुमार को मारने वाला अनुमान है। अक्षय कुमार को मारने वाला पुत्र था रावण का, उसको मारने वाला। अक्ष को घातक, दूत बलि, दूत बलि, दूत बलि, रघुनंदन जू को, नंदन जू को ये कहता है, रावण कहता है, रावण कहता है, रावण कहता है कौन रघुनंदन, रघुनंदन, कौन रघुनंदन, कौन रघुनंदन, कौन रघुनंदन। तो रावण पूछता कौन रघुनंदन, जानता नहीं। तो अब हनुमान जी कहते हैं, हनुमान, हनुमान जी कहते हैं त्रिस्रा, तीसरा खरदूषण, 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 दूषण, ये राक्षस थे। दूषण, भूषण, भू को, अर्थात ये प्रश्नोत्तर शैली है जिसमें राम, हनुमान जी और रावण के बीच में संवाद होता है। तो रावण पूछता है रे कपि कौन, बंदी बना लिया जाता है, दरबार में उपस्थित कर दिया जाता है। तो हनुमान जी को पूछते हैं रावण की रे कपि कौन, अरे बंदर तू कौन है। तो हनुमान जी उत्तर अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जी को। तो कहने का मतलब होता है हनुमान जी कहते हैं कि मैं अक्ष का घातक, तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का की हत्या करने वाला, उसे मारने वाला, और बलि का तो मैं दूत हूं, राजा बलि का दूत हूं, और रघुनंदन को जो रघुनंदन का एक सेवक हूं, छोटा सा सेवक हूं। तो रावण पूछता कौन रघुनंदन, कौन रघुनंदन। तो रावण इसका, हनुमान जी इसका जवाब देते हैं तीसरा खरदूषण, दूषण, भूषण, जो तुम्हारे ये राक्षसों की शोभा बढ़ाने वाले जो बड़े बड़े राक्षस थे, जिनका नाम तीसरा, खरदूषण, दूषण, ये जितने भी थे ये तुम्हारे भूखे, ये भूषण थे, यानी एक तरह से इस लंका की शान थे। उन सब का वध करने वाले श्री राम थे, वो है रघुनंदन। तो इस तरह से वो प्रश्न उत्तर शैली में ये काव्य को प्रकट किया। तो ये जो शैली है, ये शैली इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार प्रश्नोत्तर शैली में शैली से रोचकता आ गई है। आ गई है, आ गई है। यही संवाद शैली का कार्य है। भाई रोचकता उत्पन्न करना, बहुत आकर्षक रूप में उसे प्रस्तुत करना, यही इसका कार्य है। तो इस प्रकार से ये प्रश्नोत्तर शैली। अब हम दूसरा विशेषताओं को देखते हैं, कौन सी ऐसी विशेषता है जो और रामचंद्रिका की इस विशेषता को प्रकट करते हैं। ये तो था प्रश्नोत्तर शैली में। अब हम दूसरा लेंगे, इसका वो है कूटनीतिक शैली।
रामचंद्रिका। दूसरी विशेषता है कूटनीति पूर्ण संवाद। देखिए रामचंद्रिका में कूटनीति के दाव पेचों के कूटनीति के रामचंद्रिका में कूटनीति के दाव पेचों को सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया है। यानी कूटनीति जहां राजनीति जहां चलता है, कोई भी ऐसा जिसमें साम दाम दंड भेद छल कपट सब कुछ समझता हो, वो कूटनीति होता है। तो सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। इस संवाद में रावण अंगद को अपने पक्ष में करने के लिए अनेक दाव पेच खेलता है। दाव पेच करता है। रावण अंगद को बलशाली मानते हुए कहता है, तुम्हें अपने पिता के का बदला लेना चाहिए। इसमें बताया गया कि रामचंद्रिका के कूटनीतिक संवादों में दाव पेचों में सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया। इस संवाद में रावण अंगद को अपने पक्ष में करने के लिए अनेक दाव पेच करता है। रावण अंगद को बलशाली मानते हुए कहता है कि तुम्हें अपने पिता के वध का बदला लेना चाहिए। तुम्हें हमारे साथ मिलकर राम से पिता का बदला ले लेना चाहिए। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें पितृहंता यानी पिता के पितृहंता कहकर पुकारेगी। इस प्रकार का प्रलोभन रावण अंगद को देता है।
किंतु अंगद दूत के कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करता है। इसका उदाहरण देखो। तो देखिए, तो इस तरह से अंगद को वो अपने पक्ष में करने के लिए भरपूर प्रयास करता है। वो ये कहता है कि तुम पिता के हत्यारे कहलाओगे अगर तुमने अपने पिता का बदला नहीं लिया। तो अच्छा मौका है, तुम हमसे मिल जाओ और उस राम से हम बदला लेंगे मिलकर के। लेकिन अंगद तो दूत के कर्तव्य पर था। दूत कभी बीच में छल नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने कर्तव्य को भली भांति जानता है। तो देखिए कूटनीतिपूर्ण वो संवाद क्या है। तो सबसे पहले रावण क्या कहता है, जो सुत अपने पाप को बेर न ली प्रकाश। जो सुत अपने बाप को बेर न ले प्रकाश, तासो जीवित ही मर्यो लोग कहे तजी झांस। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जो सुत अपने बाप को बेर न रही तासो जीवित ही मर्यो लोग कहे तजी झांस। लोग उसे कहेंगे कि उसने अपने जीते जी अपने बाप के बदले लेना छोड़ दिया, उसे अपने बाप का बदला लेना चाहिए। तो ये रावण के संवाद है जो अंगद के प्रति है। अंगद को वो अपनी तरफ मिलाना चाहता है कि ताकि वो राम से अच्छी तरह से बदला ले सके। तो जो बेटा अपने बाप का बदला नहीं ले सकता उसे तो जीते जी ही मर जाना चाहिए। रावण यही कहना चाह रहा है। लोग उसे कहेंगे कि ये पिता का हत्यारा, अपने पिता का बदला नहीं ले सका, या वो कमजोर है, कायर है, तरह तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये कूटनीतिपूर्ण संवाद है कि वो अपने पक्ष में करने के लिए, रावण अपनी तरफ मिलाने के लिए उसे इस तरह के संवाद वो करता है। तो इस प्रकार ये जो संवाद है, ये संवाद हमारे बारी बारी से हम इन संवादों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ा लिखेंगे तो निश्चित रूप से हमें संवाद के बारे में कुछ पता चलेगा। जैसे कूटनीति संवाद है, तो इस कूटनीति में रावण और अंगद के बीच में ये कूटनीति चलती है, क्योंकि राजनीतिक दाव पेच खेलने में रावण होशियार है। इसलिए वो अंगद को अपने पक्ष में करना चाहता है और वो ये कहता है कि तुम्हें अपने पिता का बदला लेना चाहिए, अपने पिता का बदला लेना चाहिए। तो इस तरह से तो ये सारा जो पद्यांश है ये इस कूटनीतिपूर्ण संवाद को ही प्रकट करता है। अब हम जो लिखेंगे वो है, अगला हमारा संवाद है वो है बुद्धि चातुर्यपूर्ण संवाद। बुद्धि चातुर्य का संवाद, बुद्धि चातुर्य का संवाद। तीसरा संवाद है बुद्धि चातुर्य पूर्ण संवाद। ये भी एक संवाद है जिसमें बुद्धि का यानी बुद्धि और चतुरता का परिचय दिया गया है। तो इस संवाद के बारे में हम पढ़ेंगे।